हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर एसएसटी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप। यह वीडियो इस चैप्टर का पहला भाग है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे पहले जानें नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद क्या होता है। नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का अर्थ है लोगों का अपने देश के प्रति प्रेम। राष्ट्रवाद कहलाता है। आइए उदाहरण से समझते हैं कि नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद क्या है। दिनांक 18 सितंबर 2016 जम्मू कश्मीर के उरी में एक आतंकी हमले में भारतीय सेना के 17 जवान शहीद हो गए। उरी की इस घटना के बाद पूरे देश का माहौल गम में बदल गया और सभी लोग इस घटना का बदला चाहते थे। इस आतंकी घटना के 10 दिन के बाद 29 सितंबर 2016 में भारतीय सेना ने पीओके के अंदर जाकर 50 से ज़्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इस सर्जिकल स्ट्राइक की पुष्टि जब इंडियन आर्मी ने की तो भारत के सभी राज्यों में खुशियां मनाई गई, मिठाइयां बांटी गई। उरी और सर्जिकल स्ट्राइक की इस घटना से हमें पता चलता है कि देश के लोग देश के साथ किन भावनाओं से जुड़े हैं और अपने देश से कितना प्रेम करते हैं। देश के साथ लोगों का यही जुड़ाव नेशनलिज्म कहलाता है। आइए अब जानते हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। आज का यूरोपीय कॉन्टिनेंट, जिसमें शक्तिशाली देश फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन जैसे कई शक्तिशाली देश हैं, लेकिन 18वीं सेंचुरी से पहले इन देशों का कोई भी अस्तित्व नहीं था, यानी उससे पहले ये देश नहीं थे। आइए जानते हैं 18वीं सेंचुरी से पहले यूरोप कैसा था। 18वीं सेंचुरी से पहले यूरोप में कोई देश या राष्ट्र नहीं था। यहाँ राजाओं के छोटे छोटे राज्य थे। इन राज्यों का निर्माण उनकी भाषा और स्थानों के आधार पर किया गया था और इन राज्यों पर एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट या निरंकुश सरकार थी। आइए जानते हैं एब्सोल्यूटिस्ट या निरंकुश सरकार क्या है। एब्सोल्यूटिस्ट या निरंकुश सरकार का अर्थ है ऐसी गवर्नमेंट जिस पर कोई कंट्रोल न कर पाए, यानी जहां सरकार अपने मनमाने तरीके से काम करे। ऐसी व्यवस्था को हम एब्सोल्यूटिस्ट या निरंकुश सरकार कहते हैं। आइए अब जानते हैं 18वीं सेंचुरी के बाद यूरोप कैसे बदला। 18वीं सेंचुरी के बाद यूरोप में टू टाइप्स की आइडियोलॉजी या थिंकिंग वाले लोग थे। फर्स्ट कंजर्वेटिव, सेकेंड लिबरल। आइए जानते हैं कंजर्वेटिव क्या है। कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव या रूढ़िवादी थिंकिंग ऐसी थिंकिंग है जो पुराने रीति रिवाज धर्म पर ज़्यादा जोर देती है और ये सामाजिक बदलावों का विरोध करती है। यूरोपीय कॉन्टिनेंट में इस थिंकिंग में वे लोग शामिल थे जो कि राजा व गवर्नमेंट के ऊंचे पदों पर काम करते थे। ये लोग कंजर्वेटिव थिंकिंग पर इसलिए विश्वास करते थे क्योंकि इन लोगों को सारी सुख सुविधाएं पुरानी मान्यताओं के चलते मिल रही थी, इसलिए और समाज में बदलाव नहीं चाहते थे। दूसरे लोग थे लिबरल। लिबरल लैटिन भाषा के लिबर से लिया गया है, जिसका अर्थ है आज़ादी। 18वीं सेंचुरी के बाद लोग धीरे धीरे समाज में बदलाव चाहते थे। वह चाहते थे कि कानून सभी के लिए बराबर हों और सभी को उनके राइट्स या अधिकार मिले। इन्हीं विचारों ने राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म को जन्म दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। नेशनलिज्म का संदेश पूरे विश्व को सबसे पहले फ्रांस ने दिया। 1789 में हुई
फ्रेंच रेवोल्यूशन ने विश्व को नेशनलिज्म का यह मैसेज दिया। रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस के लोग अपने राइट्स को जानने लगे। रेवोल्यूशन के बाद लोगों को विश्वास था कि फ्रांस अब एक नए रूप में पहचाना जाएगा। क्रांति के बाद फ्रांस में एक नया नेशनल फ्लैग चुना गया और फ्रेंच लैंग्वेज को मोटिवेट किया गया। फ्रांस में सभी के लिए समान कानून बनाए गए। 1790 में फ्रांस के लोग पूरी तरह अपने देश के साथ जुड़ चुके थे। फ्रांस ही वह पहला देश है जिसने अन्य देशों को इक्वलिटी यानी समानता, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता और फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व का संदेश दिया। उधर दूसरी ओर फ्रांसीसी फोर्सेस ने बेल्जियम, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों पर अपना कब्जा किया और उन देशों को भी राष्ट्रवाद का संदेश दिया। राइज ऑफ नेपोलियन। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना। उसने फ्रांस को एक नए और मजबूत देश के रूप में उभारा। नेपोलियन बोनापार्ट ने राजा के रूप में अपने देश की जनता के लिए समान कानून बनाए। उसके द्वारा बनाए गए इन कानूनों को नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड कहा जाता है। उसने इन सिविल कोड का निर्माण 1804 में किया। नेपोलियन ने सबके लिए समान कानून बनाए और फ्रांस में चर्च और अमीरों को मिलने वाले स्पेशल राइट समाप्त कर दिए। नेपोलियन ने फ्रांस में सुधार के साथ साथ फ्रांस देश की सीमाओं को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण युद्ध किए। उसने ऑस्ट्रिया को ऑस्टरलिट्ज युद्ध में हराया, जर्मनी को जेना युद्ध में 1806 में और रूस को फ्रीडलैंड वॉर में 1807 में हराया। लेकिन 1815 में नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हार गया। इसमें नेपोलियन बोनापार्ट को संयुक्त रूप से ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी शक्तियों ने मिलकर हराया। उसके बाद 1815 में नेपोलियन को युद्ध में हराने वाले सभी देश ब्रिटेन, प्रसा, रूस, ऑस्ट्रिया ने वियना में एक मीटिंग की। इसे वियना ट्रीटी कहा जाता है। इस वियना ट्रीटी की लीडरशिप ऑस्ट्रिया के ड्यूक मेटरनिख ने की थी। इस ट्रीटी में नेपोलियन द्वारा किए गए सभी बदलावों को खत्म कर दिया गया और फ्रांस में फिर से बुर्बन डायनेस्टी को सत्ता सौंप दी गई। लेकिन 1830 में फ्रांस में फिर एक रेवोल्यूशन हुआ। इसे जुलाई रेवोल्यूशन कहा गया। इसके बाद फ्रांस के लोगों ने बुर्बन डायनेस्टी के गवर्नमेंट को वहां से उखाड़ फेंका और इस तरह फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। तो आज हमने जाना नेशनलिज्म और फ्रांस के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।